बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की रिहाई से मुतल्लिक जो गुज़िश्ता रोज़ अदालती कार्रवाई के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, अब यह फैसला जारी कर दिया गया है, फैसला अनाउंस कर दिया गया है। इस फैसले की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्टा, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुतनाज़ा ट्वीट्स करने पे सजा हुई ट्रायल कोर्ट से 17 साल की सजा, 7 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना। तो इस फैसले के खिलाफ जो अपील सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई, उसमें दोनों की सजा को मुअत्तल करके जमानत पे रिहा करने की इस्तदा भी की गई थी। तो तनाज़ा यह बना कि सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। नोटिस हुए लेकिन दोबारा मुकदमा समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद 24 जुलाई की जो तारीख आई, जिस पर गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान साहब ने समाअत की है, उसका अहवाल तो अदालती कार्रवाई का गुज़िश्ता व्लॉग में आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन फैसला महफूज किया गया था। अब फैसला महफूज किया गया था कि जो अपने एनसीसीआई का एतराज था कि सजा मुअत्तल करने से मुतल्लिक जो हादी और ईमान की दरखास्त है ये कबल अज़ वक्त है, और कबल अज़ वक्त ये सीएमए यानी मुतफर्रिग दरखास्त दायर होने पर नाकाबिल समाअत करार दी जाए, इसे मेंटेनेबल करार ना दिया जाए। तो अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया था, जो कि अब जारी कर दिया गया है, जिसमें ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जो दरखास्त है सजा मुअत्तली से मुतल्लिक, उसको काबिल समाअत करार दिया गया है। लेकिन यह भी एक बारीक नुक्ता है कि काबिल समाअत करार देने का मतलब क्या है। क्या दोनों मुजरमान की जो सजाएं हैं वो मुअत्तल होने जा रही हैं? क्या दोनों मुजरमान ईमान और हादी अली चट्टा, क्योंकि कन्विक्शन के बाद आपका जो स्टेटस है वो एक्यूज यानी मुल्जम का नहीं रहता, आप मुजरम हो जाते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें सजा मुअत्तल करने की दरखास्तों पर बाकायदा समाअत करने का फैसला किया गया है कि सस्पेंशन एप्लीकेशन पे बाकायदा समाअत होगी। समाअत के बाद अदालत यह फैसला करेगी कि आया कि जमानत पे दोनों ईमान और हादी को क्या उनकी सजा मुअत्तल करके उनको जमानत पे रिहा किया जा सकता है। यह तय होना जो है अदालती समाअत में अभी बाकी है। हाँ, एक जो बैरियर है, जो रुकावट है, वह जरूर अबूर कर ली गई है कि सस्पेंशन एप्लीकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत, काबिल सुनवाई करार दे दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमने जिक्र किया, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब से मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, उनकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस ट्रांसफर हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा और जस्टिस बाबर सत्तार साहब। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब का भी नाम था, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का नाम भी था ट्रांसफर जजेस में, लेकिन इनको ड्रॉप कर लिया गया, वापस ले लिया गया नाम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज जोगर साहब की तरफ से ये। लेकिन ये 3 जज जो है वो ट्रांसफर हो गए। खातून जज को सिंध हाई कोर्ट में, जस्टिस कियानी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में और जस्टिस बाबर सत्तार साहब को पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। अब इस ट्रांसफर के बाद जो इस्लामाबाद में बाबर सत्तार साहब की सरकारी रिहाइश थी उसे रिटेन किया गया, और बाबर सत्तार साहब ने पेशावर में सरकारी घर जो है वो नहीं लिया, और इसी वजह से नहीं लिया कि वो इस्लामाबाद की सरकारी रिहाइश का रखेंगे, पेशावर में घर वो नहीं लेंगे। अब उस पर हुआ यह है कि जो स्टेट ऑफिस है, जो सरकारी मकान जो है आला आईनी ओहदेदारों को, सरकारी अफसरान को, सरकारी मुलाजमीन को अलॉट करने का जो मुतलका इदारा है, उनकी तरफ से बाबर सत्तार साहब का जो अलॉट किया गया सरकारी मकान था, उसकी अलॉटमेंट को 3 जुलाई को कैंसिल कर दिया गया। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अब नोटिस या एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बाबर सत्तार साहब से कहा गया कि चूंकि आपका जो मकान है सरकारी, जो कि स्टेट ऑफिस ने आपको अलॉट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से, और अब आपका ट्रांसफर पेशावर हाई कोर्ट में हो चुका है, तो आप ये मकान 30 रोज में खाली कर दें। और 30 रोज की जो मियाद है वो 3 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है।
अब देखते हैं, बाबर सत्तार साहब असूली जज हैं, तो क्या वो ये घर खाली करते हैं या फिर लिटिगेशन में जाते हैं, किसी फोरम से रिव्यू करते हैं और पेशावर में सरकारी घर लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन बहरहाल जो फैक्ट है वो ये है कि उनका मकान उनको खाली करने का कह दिया गया और 30 दिन की उनको जो है वो मोहलत दे दी गई है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट वाली खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद पीटीआई से जुड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेंचेस बने और 26वीं आईनी तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो बनाए गए। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस जो है वो नॉमिनेट किए गए जुडिशियल कमीशन के जरिए। उसमें गालिबन 7 या 8 जज थे, तो कभी 4 रुकनी बेंच पे बैठ जाता था, कभी 5 रुकनी बेंच बैठ जाता था, कभी 7 रुकनी बेंच भी बैठा और कभी 3 रुकनी बेंच भी बना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए। तो जो रेगुलर बेंचेस थे वो आईनी बेंचेस के मुकदमात नहीं सुन सकते थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में स्टार ऑफिस की साइट पे शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो गई कि कौन से मुकदमात आईनी बेंचेस सुनेंगे और कौन से मुकदमात रेगुलर बेंचेस को समाअत के लिए कार्रवाई के लिए भिजवाए जाएंगे। अब वो शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, उसमें एक गलती होती है कि कस्टम ड्यूटी से मुतल्लिक एक मुकदमा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाना था वो मंसूर अली शाह साहब के बेंच में लग गया। अब ये मुकदमा लगने से पहले कई बार मंसूर अली शाह साहब की तरफ से रिमार्क दिए गए कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंचेस बने हैं जो कि आईनी इंटरप्रिटेशन के, लीगल इंटरप्रिटेशन के मुकदमा सुनते हैं, वो तो आईनी बेंच हो गया, तो हमारा जो बेंच है क्या ये गैर आईनी बेंच कहलाएगा? हम तो गैर आईनी बेंच है। इस तरह के रिमार्क्स भी मंसूर अली शाह साहब देते रहे और उसकी शायद वजह यह भी थी कि 26वीं आईनी तरमीम के से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में 3 जजेस का पैनल गया, जो तरीकाकार था चीफ जस्टिस की तैनाती का उसको तब्दील किया गया, तो जस्टिस याहिया फरीद साहब का जो नाम है उनके नाम का कुरा निकल आता है। याहिया फरीद साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं, मुनीब अख्तर साहब का नाम नहीं होता, जस्टिस मंसूर शाह साहब का नाम अप्रूव नहीं होता, याहिया फरीद साहब का नाम जो है वो अप्रूव हो जाता है। अब वो मुकदमा कस्टम ड्यूटी का जब गलती से मंसूर शाह साहब के बेंच में लगता है तो मंसूर शाह साहब उस केस को लेके बैठ जाते हैं कि हम तो इस केस को सुनेंगे, हम इस केस में तय करेंगे, पैरामीटर तय करेंगे कि क्या हम ये मुकदमा सुन सकते हैं रेगुलर बेंचेस में या फिर ये आईनी बेंच ही सुनेगा। अब वो मुकदमा अपने पास रखने पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने आके कोर्ट में भी बताया कि ये गलती से आपके पास लग गया है, ये आईनी बेंच में जाना था, आप ये मुकदमा ना सुने। एक डेट दी गई, उस डेट पे मुकदमा नहीं लगा। मंसूर अली शाह साहब ने, आयशा मलिक साहबा ने, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जो है वो कंटेम्प्ट के नोटिस जारी कर दी एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। अब उस कंटेम्प्ट के नोटिस के बाद जब फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ी और जो फैसला मंसूर शाह साहब के बेंच का सामने आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक भी ऑब्जर्वेशन दी गई कि वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, अदालती ऑर्डर को से ओबे किया गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम कैसे आया? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, एक तरफ रेगुलर बेंचेस वाली थी, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी। तो फिर उस पे जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की। अब वो इंट्रा कोर्ट अपील लगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मंसूर शाह साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया और उसमें अथर मिनल्ला साहब भी थे और अथर मिनल्ला साहब ने मंसूर शाह साहब की पर्टिकुलर जो राय थी इस मुकदमे को सुनने के हवाले से, अथर मिनल्ला साहब ने भी उस राय के साथ इख्तलाफ किया था कि मुकदमा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही था, ये रेगुलर बेंच का अख्तियार नहीं था कि इस मुकदमे को वो सुनते। लेकिन आपके सामने जो मुद्दा रखने जा रहा हूं ये है कि एक चीज में क्लैरिटी होने के बावजूद भी एक एडवेंचर हुआ, जुडिशियल एडवेंचर हुआ, जो कि आइन और कानून की मंशा के बरक्स था। अब उसके बाद क्या होता है कि 26वीं तरमीम, फिर 27वीं आईनी तरमीम, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाती है, नैब कानून में तरमीम होती है और नैब कानून में तरमीम करके तमाम जो नैब के मुकदमात हैं उसे एफसीसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे ही एक केस जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के बेंच में लगता है और वहां पे सवाल उठता है कि बेशक नैब कानून में तरमीम कर दी गई है, लेकिन तरमीम के बावजूद हाई कोर्ट से तो फैसला
अगर कोई होता है नैब पे फैसले पे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजमेंट पे हाई कोर्ट कोई फैसला करती है तो मरकजी अपील एफसीसी में जाएगी। लेकिन जो जमानत के केसेस हैं, जो सजा मौतली के केसेस हैं, वो एफसीसी नहीं जाएंगे, बल्कि उसका अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। तो उस पे मोहम्मद अली मदद साहब का बेंच, उसमें मुसर्रत हलाली साहबा, जैसे शाहिद बिलाल साहब, मतलब जैसे मुसर्रत हलाली साहबा, उन्होंने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद क्या फैसला दिया। इस 3 रुकनी बेंच ने वो एडवेंचर नहीं किया जो माजी में जस्टिस मंसूर शाह साहब ने किया था। 3 रुकनी बेंच ने यह डिक्लेयर किया कि देखें, चूंकि आइन का आर्टिकल 175 है, आइन का आर्टिकल 185(3) है, नैब कानून में तरमीम कर दी गई है जिसका सेक्शन 32A है। इन तीनों आर्टिकल्स को जब मिला के पढ़ा जाएगा तो यह वाज़ेह है, यह क्लैरिटी आती है, कोई भाम मौजूद नहीं कि नैब कानून में तरमीम के बाद नैब से जुड़े जितने भी केसेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से कोई इंटरिम्स ऑर्डर ऊपर आ रहे हों, या सजा मौतली का मामला हो, या जमानत का मामला हो, वो डायरेक्टली एफसीसी में जाएगा, क्योंकि आइन और कानून में तरमीम करके ये अख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया है, एफसीसी को दे दिया गया है। और इस डेवलपमेंट के बाद, आइन और कानून में तरमीम के बाद, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो के जरिए कोई ऐसा अख्तियार अपने पास नहीं ले सकती, एज्यूम नहीं कर सकती जो उसको आइन और कानून ना देता। और फैसले में कहा गया कि ना सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, ना दरखास्त गुजारों की ये मंशा हो सकती है कि वो मरकजी अपील तो हाई कोर्ट के खिलाफ एफसीसी में लेके जाएं, लेकिन जो जमानत और सजा मौतली के केसेस हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। तो ये शॉपिंग, जो फोरम शॉपिंग है, वो भी नहीं हो सकती। तो कंपैरिजन अगर करें, वहां पे मंसूरी शाह साहब थे, उनकी राय के साथ अथर मिनल्ला साहब ने भी जो है वो एग्री नहीं किया था। आज मोहम्मद अली मदद साहब हैं, मुसर्रत हलाली साहबा हैं, शाहिद बिलाल साहब हैं, उन्होंने आइन और कानून की मंशा के मुताबिक फैसला दिया है। नैब कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है। जो एडवेंचर माजी में मंसूरी शाह साहब ने किया था, उन्होंने उस एडवेंचर से इन तीनों जजेस ने जो है वो आप यूं कहें कि उसके करीब भी नहीं गए। उससे एतराज जो है वो बढ़ता है और प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक जो है एक जजमेंट जो है वो जारी किया गया है। कोई ऐसा अख्तियार लेने की कोशिश नहीं की गई कि माजी में एक गलती सुप्रीम कोर्ट ने की, नैब का मुकदमा सुना, उससे पहले नैब कानून में तरमीम हो चुकी थी, लिहाजा उस वक्त चूंकि दायरा अख्तियार पे एतराज नहीं उठाया गया और जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुकी है, तो लिहाजा हमारे दायरा अख्तियार बन चुका है। ऐसी कोई डिक्लेरेशन उनकी तरफ से नहीं दी गई। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो खबर है, इमरान खान साहब के साथ आखिरी मुलाकात। अब इमरान खान साहब के साथ आखिरी मुलाकात का मामला यह है कि जो अपने इमरान खान साहब के फैसल जावेद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर रह चुके भी हैं और शायद अब भी सेनेटर हैं, उनकी तरफ से इकबाल अफरीदी साहब जो कि एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी एक वीडियो जारी की गई। फैसल जावेद साहब ने पीटीआई के एमएनए इकबाल अफरीदी साहब की एक वीडियो जारी की है जिसमें इकबाल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ रेलाली जेल में उनकी जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें इकबाल अफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि पार्टी मेरी बात नहीं मान रही। अब उस वीडियो क्लिप में जो कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है, तो इकबाल अफरीदी साहब कहते हैं कि जब इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि पार्टी मेरी बात नहीं मान रही, तो मैंने खान साहब से कहा था कि एमक्यूएम का जो तर्ज सियासत है उसमें यह था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो इकबाल अफरीदी साहब कहते हैं कि मेरी इमरान खान के साथ जब दूसरी मुलाकात होगी और मुझे उस शख्स का अगर नाम बताया गया जो इमरान खान साहब की बात ना मान रहा हो, तो वो शख्स दुनिया में नहीं रहेगा। वो शख्स जो पार्टी में इमरान खान का फैसला ना मान रहा हो, मेरी दूसरी मुलाकात अगर इमरान खान के साथ हो गई आखिरी के बाद, वो कहते हैं कि दूसरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगर दूसरी मुलाकात हुई, मुझे इमरान खान साहब ने उसका नाम बता दिया, तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जो इमरान खान का कहना, उनका फैसला नहीं मान रहा, मैं उसको उड़ा के रख दूंगा। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और फसाद बरपा हुआ है कि जो 5 अगस्त को जलसा होने जा रहा है उस पर एतराजात उठाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान का कहना है कि 5 अगस्त का जलसा करने की बजाय वर्कर कन्वेंशन किए जाएं, जो पीटीआई की तंजीम है उसको मजबूत किया जाए और तहरीक का जो आगाज है वो पेशावर की बजाय पंजाब से जो है वो किया जाए। अब देखते हैं 5 अगस्त के जलसे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या बनता है, जिसे इमरान खान साहब की रिहाई से
مشروط کیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔